हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों हम लोग एसी के न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे और उसी श्रृंखला में आगे के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। आज का पहला न्यूमेरिकल, द फिगर शोज LCR सर्किट L इज 10 हेनरी, C इज 40 माइक्रोफराड एंड R इज 60 ओम। LCR तीनों चीज़ें दी गई हैं। कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ऑफ AC सोर्स 240 वोल्ट। चलिए, तो 240 वोल्ट जो है वो RMS वैल्यू दिया गया है। कैलकुलेट, LCR तीनों दिया गया है और RMS वोल्टेज दिया गया है। क्या कैलकुलेट करना है? पहला, द एंगुलर, 3 नंबर के सवाल चल रहे हैं, ठीक है। द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स, सोर्स की एंगुलर फ्रिक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन में। तो ओमेगा बराबर 1/√LC, L की वैल्यू रखिए, C की वैल्यू रखिए, आपको ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल है द करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बहुत मैक्सिमम करंट होता है और वो करंट की अगर हम RMS वैल्यू की बात करें तो वो ERMS/Z से निकलता है और Z इस समय किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। जिस समय रेजोनेंस कंडीशन होती है उस समय Z किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। तो हम IRMS लिख सकते हैं ERMS 240 और R की वैल्यू 60, ठीक है। और यहाँ पे आपको करंट मिल जाएगा कितना? एम्पियर, ओके। और तीसरा है द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। तो जो करंट आया है आपका वो करंट इसमें होगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखना है, यानी आपको EL निकालना है। और वो EL क्या होगा? IRMS XL। EL क्या होगा? IRMS XL। करंट की वैल्यू हमने देखी, बिल्कुल। XL हमको पता होना चाहिए। XL अगर हमको पता है तो हम EL निकाल लेंगे। करंट की वैल्यू जो भी आई होगी, 6 4 या 24 आता है तो 4 एम्पियर होगा। XL की वैल्यू होगी ओमेगा L। क्या हमको ओमेगा पता है? ओमेगा हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, वो ओमेगा और L की वैल्यू अगर आप रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? EL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो इस तरीके से हम इनका वोल्टेज निकाल सकते हैं इंडक्टर का। अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ए सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू AC सोर्स। ये सीरीज LCR सर्किट L है, C है, R है, इस प्रकार से कनेक्टेड टू AC सोर्स। चलिए साहब, यूजिंग फेजर डायग्राम ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। फेजर डायग्राम का यूज करते हुए आप इसका इम्पीडेंस ड्राइव कीजिए। तो बच्चों, आप CBSE के क्वेश्चंस लगा रहे हैं इस टाइम, और CBSE के क्वेश्चंस लगाने से पहले हमने पहले भी कहा है कि आपको डेरिवेशंस तो आने ही आने चाहिए कम से कम, क्योंकि डेरिवेशंस भी पूछे जाते हैं CBSE में, ठीक है। लगभग 20% 30% हिस्सा हमारे डेरिवेशंस का भी रहता है, ओके। और ये आपसे सीधे सीधा डेरिवेशन पूछ लिया गया है कि फेजर डायग्राम का यूज करते हुए आप इम्पीडेंस निकालिए, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ इसका फेजर डायग्राम बना के। किसी एक कंडीशन में फेजर डायग्राम बनाना है, ये ER है और लेट मैंने कंडीशन ले लिया, दिस इज EL विच इज ग्रेटर देन EC। मैंने ये वाली कंडीशन ले ली है, EL इज ग्रेटर देन EC। तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन कहाँ आएगा? इधर आएगा। और ये जो वेक्टर एडिशन होगा ये होगा EL माइनस EC, और इसके साथ अगर हम इस वेक्टर को जोड़ेंगे ER वाले वेक्टर को, तो ये आ जाएगा नेट वोल्टेज E, सोर्स वाला, जिसका फेस ओमेगा T है, ओके। तो ये टोटल करंट है, ये टोटल वोल्टेज है। इस एंगल को बोलते हैं फेस डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। और इस ट्रायंगल में अगर हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो E स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर EL माइनस EC का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ER स्क्वायर। इसके बाद आपको पता होगा कि आप कहाँ तक पहुँच जाते हैं। फाइनली आपको करंट तक पहुँच जाते हैं। I इज इक्वल टू E0/R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ओके, इस प्रकार से। फिर हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं अपने ओम्स लॉ से। I इज इक्वल टू, तो वोल्टेज अपॉन अपोजिशन ऑफ द पर्टिकुलर सर्किट, I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन अपोजिशन ऑफ ए पर्टिकुलर सर्किट। तो इस सर्किट का अपोजिशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जिसको हम Z नाम देते हैं। और ये Z क्या होता है? √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो इसमें लिखा गया है कि यूजिंग द फेजर डायग्राम डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। फेजर डायग्राम को यूज करते हुए हम इम्पीडेंस तक हमको पहुंचना था, ओके।
प्लॉट ए ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी, और एक और काम करना है, प्लॉट करना है ग्राफ करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ऐसे सर्किट्स में। तो जेड फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बैठी हुई है एक्सएल और एक्सी के अंदर, ओमेगा एल वन अपॉन ओमेगा सी। तो जेड जब चेंज हो रहा है तो करंट भी चेंज होगा, ठीक है। तो करंट का वेरिएशन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ, ओमेगा के साथ, वो कुछ इस प्रकार का रहता है, और किसी एक पर्टिकुलर ओमेगा पे जेड मिनिमम होगा, उस समय करंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसी ओमेगा को हम बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। चलिए, काफ़ी अच्छा। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशंस था, और हम देख चुके हैं। कल आई थिंक RL सर्किट का डेरिवेशन पूछा गया था, उसमें इम्पीडेंस पूछा गया था, और आज LCR सर्किट का इम्पीडेंस पूछा गया, ठीक है। और ये पूछे जाते डेरिवेशंस, तो आपको कम से कम डेरिवेशंस तो आने ही चाहिए, तभी आप CBSE के क्वेश्चंस लगाइए। वैसे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी मज़ेदार हैं, अच्छे हैं, न्यूमेरिकल्स। LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। अगला सवाल, LCR सर्किट कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, RMS वोल्टेज दिया गया है, ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। इफ L बराबर 20 मिली हेनरी, C बराबर 800 अपॉन पाई स्क्वायर माइक्रोफेराड, वैल्यू कुछ ऐसी दी है जिससे कि आंसर अच्छा आ जाए, और R बराबर 110 ओम। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स की वो फ्रीक्वेंसी निकालिए फॉर विच एवरेज पावर ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम, एवरेज पावर मैक्सिमम हो जाए। तो जब भी आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है 99% आपसे रेजोनेंस कंडीशन की फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, और यहाँ भी वही किया गया है। रेजोनेंस कंडीशन को अलग अलग नाम से, अलग अलग उसकी कैरेक्टर्स होते हैं, किसी एक कैरेक्टर को आपको बता देंगे कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच पावर फैक्टर 1 हो जाए, फाइंड द फ्रीक्वेंसी व्हेन करंट वोल्टेज सेम फेज पे हो जाए, और अभी बोल दिया गया है फाइंड द फ्रीक्वेंसी जब पावर मैक्सिमम हो जाए, और मैक्सिमम पावर कब होती है? रेजोनेंस कंडीशन पे, ठीक है, क्योंकि cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 रेजोनेंस कंडीशन पे ही होती है। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमको, कुल मिला के 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 2 पाई न्यू लिख देंगे तो न्यू हो जाएगा 2 पाई रूट LC, ओके। तो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ये 1 अपॉन 2 पाई रूट L की वैल्यू बताइए 20 इंटू 10 की पावर -3, C की वैल्यू बताइए 800 अपॉन पाई स्क्वायर माइक्रो लगाना बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, जिस चक्कर में कैलकुलेशन कठिन हो जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट, देखिए कितने जीरो है, पहले जीरो खत्म कर लेते हैं, 1 0 2 0 3 0, 3 0 से 3 0 खत्म हो जाएंगे, तो ये बचेगा 10 की पावर -3, ठीक है, ओके। अब ये 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -6, ठीक है, इसको भी हम खत्म कर देते हैं। अब ये 2 8 क्या है 16 अपॉन पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे सीधा लिख देते 16 अपॉन पाई स्क्वायर 10 की पावर -6। इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े आराम से आंसर आएगा 1 अपॉन 2 पाई, ये रूट के बाहर निकल आएगा 4 अपॉन पाई 10 की पावर -3, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, 2 4 जा 8, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा 1000 अपॉन 8। हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है तो हर्ट्ज आंसर आएगा, ठीक है। ओमेगा निकालते तो रेडियन पर सेकेंड आता, तो इस तरीके से हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं रेजोनेंस कंडीशन में, ठीक है। बस आपको ये पहचानना होगा कि क्या रेजोनेंस कंडीशन में ही पूछी गई है, और ज़्यादातर रेजोनेंस कंडीशन में ही पूछी जाती है, ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल देखते हैं, इसी का दूसरा पार्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम करंट तो हम निकाल लेते हैं, IRMS इज इक्वल टू ERMS, क्योंकि ERMS दिया गया इसलिए मैंने RMS लिख लिया, अपॉन Z की वैल्यू R के बराबर होगी इस कंडीशन में, जो कि रेजोनेंस कंडीशन का सवाल है पूरा का पूरा। तो ERMS की वैल्यू 220 है और R की वैल्यू 110 है, 11 दूनी 22, तो 2 एम्पियर आ जाएगा RMS वैल्यू ऑफ करंट, जो कि मैक्सिमम है इस सर्किट में। तो इस RMS का पीक क्या होगा? तो I0 हो जाएगा IRMS इंटू √2, तो 2√2 एम्पियर। यहाँ तक आपको ये सॉल्व करना है, तब जाके आपको CBSE पूरा नंबर देगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ तक सॉल्व कर देते हैं, वो भूल जाते हैं कि उसमें करंट का एम्पलीट्यूड पूछा गया है, तो वहाँ पे जाके आधा नंबर हमको गंवा देना होता है, चला जाता है हमारा।
इसलिए हमको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है कि पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है। ठीक है, अगर ये सब कुछ हमको पता होगा तो हम बड़े आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बच्चों ये हमारा एसी पे 4th डे है, चौथा दिन है, और हम लगातार सवाल न्यूमेरिकल लगाते जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमें अपने ट्रांसफार्मर के भी न्यूमेरिकल लगाने हैं, हालांकि वो बहुत आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि सीबीएसई में पूछे जाते हैं इसलिए आपको लगवाने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एन एसी सोर्स V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाइड टू ए प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर के अक्रॉस क्या लगा दिया, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम समझ सकते हैं E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट, करंट की वैल्यू निकालिए इन दिस सर्किट। अब देखिए बच्चों, सीधा सीधा डेरिवेशन आपसे पूछ लिया गया है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट कैसे निकालते हैं। ये जब हम लोगों ने पढ़ाई की होगी उस समय इसकी चर्चा जरूर की होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, इसको हम अपने हिसाब से ही लिख लें, थोड़ा अच्छा भी लगेगा समझने में भी। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू उसका वोल्टेज L di अपॉन dt, इसका वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज जो कि म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन के कारण से डेवलप हो जाता है। तो यहाँ से हम di से करंट निकाल सकते हैं, di इज इक्वल टू E अपॉन L dt, E अपॉन L dt। तो इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमको I मिल जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन L dt, और फिर इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम पहुँच जाते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली अच्छे से पता होने चाहिए। किसी भी चैप्टर की बात करें, ये तो हमारा एसी है, किसी भी चैप्टर की बात करें आपको डेरिवेशंस तो कंप्लीटली आने चाहिए, क्लियरली रिजल्ट को लिखना आना चाहिए, रिजल्ट में जो जो टर्म्स यूज होते हैं वो पता होने चाहिए कि वो क्या है। आई नॉट पीक वैल्यू है, ओमेगा टी माइनस π/2 फेस है, ये सारी चीज़ें कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को आनी चाहिए। बिल्कुल, इसका जो दूसरा पार्ट है ये कह रहे हैं ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर करंट इन द सर्किट एंड हेंस ऑब्टेन, पहला द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका अपोजिशन क्या होता है। तो जब हमने इसको डेराइव किया होगा तो आई नॉट को एक चीज से रिप्लेस किया होगा। किससे रिप्लेस किया होगा आई नॉट को, आई नॉट को हमने रिप्लेस किया होगा ई नॉट अपॉन ओमेगा एल से। ई नॉट अपॉन एल तो आपको दिख रहा है, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से ओमेगा और निकल के आएगा, तो ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है, मैंने इंटीग्रेट करके आपको दिखाया नहीं। ठीक है, बिल्कुल मैंने इंटीग्रेट करके दिखाया नहीं। तो फिर जब ये इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया है तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू ई अपॉन अपोजिशन ऑफ द सर्किट। तो अपोजिशन क्या हो जाएगा इस सर्किट का, ओमेगा एल, जिसको हम नाम देंगे एक्स एल, विच इज इक्वल टू ओमेगा एल। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, इसका दूसरा पार्ट ये है द फेस ऑफ करंट फ्लोइंग विद रेस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज। इसको भी आपको बताना होगा कि जब डेरिवेशन कर लेंगे तो उस डेरिवेशन से ही आपको ये बताना था कि एक्सएल की वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल, और उस डेरिवेशन से ही आपको फेस बताना है जो कि करंट में माइनस π/2 लिखा हुआ है, ओमेगा टी माइनस π/2, और वोल्टेज में क्या लिखा हुआ है ओमेगा टी। तो करंट वोल्टेज से पीछे चल रहा है क्योंकि ये इंडक्टर है। इंडक्टर वोल्टेज को आगे निकालने की पूरी कोशिश करता है, और अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो वोल्टेज करंट से π/2 आगे होगा। और उसका फेजर डायग्राम आपको ऐसे बनाएंगे, करंट इधर और वोल्टेज इधर, ई एल और आई। ठीक है, इस तरीके से 90 डिग्री आगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल, एन एसी सोर्स V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाइड टू प्योर इन कैपेसिटर। पिछला वाला इंडक्टर था, इस बार कैपेसिटर। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी आपको करंट का एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये भी बच्चों प्योर डेरिवेशन पूछा गया है, इसमें डेरिवेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर हमको डेरिवेशंस मिलते हैं तो हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, एज ए स्टूडेंट हम सबको ये सॉल्व करने चाहिए, जो भी सवाल आ जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, तो पिछले साल और उससे पिछले साल, उससे पिछले साल जितने भी लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं उन सभी के क्वेश्चंस हैं। अगर ये पूछा गया है तो इसको हमें एक बार जरूर सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो डेरिवेशन ही क्यों ना हो। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये 4th डे हो चुका है एसी का। तो अगर हम डेरिवेशंस को और डिस्कस करेंगे तो
टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, द ग्राफ सोन हियर डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ करंट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे दो ग्राफ बने हुए हैं, एक ग्राफ इस प्रकार से बना हुआ है, दूसरा ग्राफ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आई मैक्सिमम, यहाँ पे लिखा है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, और इस तरीके से लाइन बनी हुई है, ग्राफ का पूरा बना हुआ है। ऑब्जर्व द ग्राफ केयरफुली। ठीक है, मैंने ग्राफ को ऑब्जर्व कर लिया, ये ग्राफ नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्राफ नंबर 2 लिखा हुआ है। वेरी गुड। क्या बताना है? स्टेट द रिलेशन बिटवीन एल एंड सी। स्टेट द रिलेशन बिटवीन एल एंड सी ऑफ द टू सर्किट्स व्हेन द करंट इज मैक्सिमम। जब करंट मैक्सिमम है उस कंडीशन में एल और सी के बीच में क्या रिलेशन है? तो बच्चों जब करंट मैक्सिमम है तो वो क्या कंडीशन है? रेजोनेंस कंडीशन है। और उस समय ओमेगा बराबर 1 अपॉन क्या होता है? रूट एल सी होता है। तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एल सी। तो एल बराबर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी, ये रिलेशन है एल और सी के बीच में। एल बराबर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी, यही रिलेशन है एल और सी के बीच में। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से हम इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या है कि बच्चों को आंसर्स तो पता रहते हैं लेकिन ये नहीं पता रहता कि लिखना क्या है। ठीक है, क्योंकि वो लोग तो हम लोग तो क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं पूरी की पूरी थ्योरी, सारे डेरिवेशंस देख लेते हैं, 2-4 सवाल देख लेते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है सीबीएसई के क्वेश्चंस को लगाने के लिए। उसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और जिसमें हमें लिखना कैसे है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और वो सब आइडिया मिल जाता है। ओके, इसका एक और सवाल है, इंडिकेट द सर्किट फॉर विच पावर फैक्टर इज हायर। पावर फैक्टर किसका ज़्यादा है? तो पावर फैक्टर होता क्या है? cos फाई विच इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। हालांकि जेड में भी आर घुसा होगा लेकिन वहां से आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन cos फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। जिसका आर ज़्यादा उसका cos फाई ज़्यादा। आर किसका ज़्यादा? सेकेंड सर्किट के लिए, क्योंकि उसका करंट कम है, इसका मतलब उसका आर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो पावर फैक्टर किसका ज़्यादा है? सेकेंड ग्राफ के लिए, सेकेंड सर्किट के लिए। क्वालिटी किसकी ज़्यादा है? क्वालिटी फर्स्ट की ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा शार्प है, उसका करंट ज़्यादा ऊंचा है, तो उस रेजोनेंस की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। चलिए भाई, तो ये ग्राफ भी कंप्लीट हुआ। काफ़ी अच्छा सवाल था। जनरली हम लोग ग्राफ वगैरह देख के बच्चे लोग डर जाते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। अगला देखिए बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल दिया गया है। ए डिवाइस X इज कनेक्टेड टू AC सोर्स। एक डिवाइस है X जिसको AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है, और बताया नहीं है कि ये इंडक्टर है, कि कैपेसिटर है, कि रजिस्टर है, ये बताया नहीं है, लेकिन उसका ग्राफ बना हुआ है। द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड पावर, 3 चीज का। किन किन चीजों का? वोल्टेज, करंट, पावर। इन 3 चीज का ग्राफ बना हुआ है इन 1 साइकिल। इन ग्राफ में जो एक ही साइकिल बनी हुई है, एज शोन इन द फिगर, ये इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से, और फिर आई थिंक मुझको लाइनें खींचनी पड़ेंगी। अगर आपके पास बुक हो तो आप बड़े आसान तरीके से इसको देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ बने हुए हैं वो किसी X डिवाइस के लिए बनाए गए हैं। X डिवाइस पे वोल्टेज लगा दिया गया है और उसमें वोल्टेज, करंट और पावर कैसे वेरी कर रहा है उसका ग्राफ बनाया। मैंने पावर का अभी बनाया नहीं, मैंने बता दिया कि पावर का ही नहीं बनाया, जो नहीं बनाया वो पावर का ही होगा। इसमें आपको ढूंढना होगा कौन सा वोल्टेज का है, कौन सा करंट का है, कौन सा पावर का। तो ध्यान से देखिए, तो मैं पहले ही बता दे रहा आपको कि वोल्टेज की वैल्यू दी गई है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको अप्लाई किया गया है, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। ठीक है, अगर हम टाइम t बराबर 0 रखते हैं तो वोल्टेज क्या आ जाएगा? साइन 0 यानी 0। तो जो 0 से उठा होगा ग्राफ वो वोल्टेज का ग्राफ होगा, यानी दिस, ये वाला जो ग्राफ है, जो डार्क ग्राफ है, एक डॉटेड लाइन से मैंने ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है वो वोल्टेज का ग्राफ है। मैं यहाँ पे लिख दूँ ये वोल्टेज का ग्राफ है। ठीक है, बिल्कुल। और ये जो साइकिल बनी है वो एक साइकिल बनी है, किसकी? करंट की साइकिल बनी है। और हम जानते हैं अगर ये करंट की साइकिल है तो ये X जो डिवाइस है वो कैपेसिटर होगी। अगर आपने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में ऐसा वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाया है तो आपको ये याद आ जाएगा। करंट ऊपर से उठता है तो वो कैपेसिटर होता है, करंट अगर नीचे से उठता है तो वो क्या होता है? इंडक्टर होता है।
क्योंकि इसमें करंट आगे चलता है, इसलिए करंट शुरुआत से ही मैक्सिमम है। और पावर का जो ग्राफ बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी 2 गुनी होगी। पावर का जो ग्राफ बनेगा उसकी फ्रीक्वेंसी 2 गुनी होगी, उसकी यहाँ इतनी ही दूरी में 2 साइकिल फिट हो जाएंगी। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए पहले ही आपको आंसर बता दिया इसमें कौन सा ग्राफ वोल्टेज का है, कौन सा ग्राफ करंट का है और कौन सा पावर का। पावर का 2 गुनी होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज, क्योंकि पावर होता है समथिंग v इंटू समथिंग i इंटू समथिंग कॉस फाई, चलिए जो भी है, चलिए v और i का तो मल्टीप्लाई होता ही होता है, तो v और i दोनों पॉजिटिव होंगे तो पावर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ तो वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पावर पॉजिटिव होगी, तो पावर का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक, बिल्कुल। फिर यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज तो पॉजिटिव है लेकिन करंट निगेटिव हो गया, तो पावर का ग्राफ निगेटिव बनेगा इस प्रकार से, क्योंकि एक चीज पॉजिटिव एक चीज निगेटिव, तो वो पावर निगेटिव ही हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए वोल्टेज भी निगेटिव हो गया और करंट भी निगेटिव हो गया, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद क्या है कि करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज निगेटिव है, तो पावर फिर से निगेटिव हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखिए कि पावर के 2 साइकिल बन जाते हैं। पावर के ग्राफ पे कितने साइकिल बन जाते हैं, 2 साइकिल। हमेशा जिसकी फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो वो क्या होगा, पावर होगा। ओके, तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं, वोल्टेज है, डॉटेड वाला करंट है, और जिसकी 2 गुनी साइकिल्स बनी हैं वो पावर है। ठीक है, बिल्कुल। और डिवाइस कौन सी हो जाएगी, कैपेसिटर। चलिए, तो ये बहुत अच्छा सवाल है जिसमें ग्राफ से पूछा गया है, 2017 में पूछा गया था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स। बच्चों 5 नंबर के क्वेश्चंस में हम आ चुके हैं, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स, एक्स इज कैपेसिटर। दूसरा है विच ऑफ द कर्व ए बी सी, इनमें से जो तीनों कर्व थे उनका नाम ए बी सी है, रिप्रेजेंट वोल्टेज करंट एंड पावर है। ए बी सी में कौन करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी हम बता देंगे। हाउ डज द इम्पीडेंस वेरी विद द फ्रीक्वेंसी, इम्पीडेंस तो नहीं बोलना चाहिए, आई थिंक ये मिसप्रिंट है, रिएक्टेंस बोलना चाहिए। अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो उसको रिएक्टेंस बोलना चाहिए। हाउ डज द रिएक्टेंस वेरी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, हाउ डज द रिएक्टेंस वेरी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। इस प्रकार से कैपेसिटर में इस प्रकार से रिएक्टेंस वेरी करता है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वो एक्सी की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि एक्सी होता है 1/ωc, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो ये है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन दिस टाइप ऑफ सर्किट। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन दिस टाइप ऑफ सर्किट का मतलब हो गया कि आपको डेरिवेशन करना है करंट के लिए, कि वोल्टेज जो दिया गया है वो दिया गया है V = V0 sin ωt, लेकिन आपको करंट फाइंड करना है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, V = Q/C। फिर आप इस Q को डिफरेंशिएट करेंगे, शायद हमने कल कराया हुआ है इसको, Q = VC, तो dQ/dt = d/dt ऑफ VC। C को बाहर निकाल दीजिए, कैपेसिटेंस है, V की वैल्यू लिख दीजिए V0 sin ωt, V0 को भी बाहर निकाल लीजिए, तो V0 C डिफरेंशिएशन ऑफ sin ωt। इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dQ/dt इज करंट, I = I0 sin ωt प्लस π/2। ये डेरिवेशन है बच्चों, प्योरली आपको डेरिवेशन तो अच्छे से आने ही चाहिए। मैं पूरा डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो तो सिलेबस में हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, और इस समय जो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस से एक्स्ट्रा है, PYQs। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो उसमें बस हमको ये देखना है कि हाँ ये डेरिवेशन आया है, और अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमको वो एक बार लगा लेना है, बिल्कुल लगा लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना देख के एक बार लगा के देखना है कि क्या हमसे वो डेरिवेशंस बन जाता है। अगर वो बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार देख के लगाइए, फिर उसको बिना देख के लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं रफ्तार में। अगला क्वेश्चन है, एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V = V0 sin ωt, एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V = V0 sin ωt इज कनेक्टेड इन सीरीज, किससे कनेक्ट कर दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ LCR, चलिए ये सोर्स कनेक्ट कर दिया। यूज फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम का यूज करते हुए ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस। बच्चों डेरिवेशन पूछा गया है फिर से, ठीक है, और ये 5 नंबर में पूरा का पूरा डेरिवेशन पूछा गया है। तो
केवल तो इम्पीडेंस नहीं पूछेंगे, और क्या पूछेंगे, फाइंड द कंडीशन। एक चीज़ और पूछी गई है, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा जरूर, उसमें लास्ट में लिखा है फाइंड द कंडीशन व्हेन द करंट विल बी इन द फेस ऑफ वोल्टेज। किस कंडीशन में करंट वोल्टेज सेम फेस में आ जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि वो रेजोनेंस कंडीशन होगी। जब आप डेरिवेशन करेंगे तो आपका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा I = E0 अपॉन समथिंग R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। किसी एक कंडीशन से आप फेजर डायग्राम बनाएंगे, EL इज ग्रेटर देन EC वाला ही फेजर डायग्राम बना लीजिए, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो XL माइनस XC का होल स्क्वायर इस प्रकार से आएगा। फिर आप लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं अपोजिशन ऑफ दिस सर्किट विच इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फिर कहेंगे अगर ये अपोजिशन है तो करंट मैक्सिमम कब होगा, जब अपोजिशन मिनिमम होगा, यानी ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, यानी XL बराबर XC। ये वो कंडीशन है जिस समय Z मिनिमम होगा और करंट मैक्सिमम होगा, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। इस प्रकार से हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, और ऐसा करते करते हमारा 1.5 पेज तो कम से कम भर ही जाएगा, और वो 5 नंबर का सवाल है, तो कम से कम 1.5-2 पेज तो भरने ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर एकदम फेजर डायग्राम बना के उसको डराइव करना है, सर्किट भी बना देना है, तो जैसे पूरा का पूरा डेरिवेशन हम लोग करते हैं वैसे करना है। ठीक है, चलिए। ए 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 100 ओम रजिस्टर एंड 8 हेनरी इंडक्टर। कैपेसिटर, रजिस्टर एंड इंडक्टर, 2 माइक्रोफैराड, 100 ओम, 8 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज। चलिए सीरीज में कनेक्ट है विद एन AC सोर्स, विद एन AC सोर्स। चलिए AC भी लगा दिया मैंने। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, सोर्स की क्या फ्रीक्वेंसी होगी। ज्यादातर क्वेश्चन रेजोनेंस कंडीशन में पूछा जाता है, तो देखिए किस प्रकार से इन्होंने रेजोनेंस को समझाया होगा। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स सच दैट द करंट ड्रॉन इन द सर्किट इज मैक्सिमम। क्या फ्रीक्वेंसी होगी कि करंट मैक्सिमम हो जाए, क्या फ्रीक्वेंसी होगी कि सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में बन जाए, तो वो फ्रीक्वेंसी होगी 1/√LC। तो बड़े आराम से आप यहाँ पे L की वैल्यू रखिए 2 माइक्रो, 2 × 10⁻⁻6। C की वैल्यू रखिए, ओहो ये मैंने C की ही वैल्यू रख दी, L की वैल्यू है 8 हेनरी, बहुत ज़्यादा है। 8 × 16, चलिए वैल्यूज को अच्छा रखने के लिए ऐसा किया गया है। 16 × 10⁻⁻6, इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर आएगा रेडियन पर सेकेंड में। व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी कॉल्ड, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। चलिए अगला सवाल इससे क्या अटैच है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, उसमें 4 पार्ट है। इफ द पीक वैल्यू ऑफ EMF ऑफ सोर्स इज 200 वोल्ट, अगर पीक वैल्यू ऑफ EMF इज 200 वोल्ट, फाइंड द मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट, तो सीधा मैं करंट लिख दूंगा I0 = E0 अपॉन Z। LCR सर्किट का Z इस समय, जिस समय पे सवाल पूछ रहे हैं वो LCR सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में है, तो Z बराबर R लिखेंगे आप। 200 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू है 100, यानी 2 एम्पियर। वो मैक्सिमम करंट ही निकल के आ जाएगा, क्योंकि आपने जो यूज किया है वो एम्पलीट्यूड यूज किया है वोल्टेज का, तो करंट का भी क्या निकल के आएगा, एम्पलीट्यूड ही निकल के आएगा उस समय। ओके, वेरी गुड। अगला सवाल है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा सवाल है, करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ हम लोग 1000 बार बना चुके होंगे, बड़े आराम से बना सकते हैं। इस प्रकार से 2 रजिस्टर के लिए बनाना है, तो 2 रजिस्टर के लिए बना दिए। कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, R1 इज ग्रेटर देन R2, तो ये R1 के लिए बना दिया, ये R2 के लिए बना दिया। यहाँ पे लिख देंगे R1 इज ग्रेटर देन R2। अगर R1 ज़्यादा है तो उसका मैक्सिमम करंट कम होगा, R2 कम है तो उसका मैक्सिमम करंट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हम वो ग्राफ बना सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। और लास्ट सवाल जो इससे अटैच है वो ये है, डिफाइन द टर्म शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, यानी क्वालिटी ऑफ द रेजोनेंस को आपको डिफाइन करना है। तो आपको वही डेफिनेशन लिखनी है जो आपकी कॉपी में लिखवाई गई होगी। इट इज द रेशियो ऑफ, पहली बात तो शार्पनेस क्वालिटी को बताता है, रेजोनेंस की क्वालिटी को बताता है। ठीक है, तो आपको लिखना है, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस बिटवीन दोज फ्रीक्वेंसी दैट विच करंट इज 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, बिल्कुल। तो इन फ्रीक्वेंसीज में जो करंट होता है वो 1/√2 टाइम्स होता है इस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट है उससे। चलिए, अंडर व्हाट कंडीशन डज द सर्किट बिकम मोर सिलेक्टिव।
इसी में क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन द टर्म शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, अंडर व्हाट कंडीशन डज द सर्किट बिकम मोर सिलेक्टिव। रेजोनेंस सर्किट के जो सिलेक्टिव सर्किट बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट, क्योंकि वो एक्सेप्ट करता है, वो सिलेक्ट करता है। ध्यान रखिए, हमने आपको रेडियो के बारे में बताया होगा कभी, अगर बताया हो तो आई थिंक रेडियो के जो सर्किट्स होते हैं उनमें LC ऑसिलेशंस ही होते हैं, और जो हमारे हाथ में होता है जिससे हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं वो एक कैपेसिटर होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू को घुमा के हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहते हैं। ओके, तो इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी हम चेंज करते रहते हैं इसके माध्यम से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहती है। यहीं पे बगल में क्या लगा होता है, एंटीना लगा होता है, ठीक है। तो इस एंटीना पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज गिरती रहती है, चारों तरफ से बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज, हर स्टेशन की फ्रीक्वेंसी इस पे गिर रही होती है, लेकिन वही फ्रीक्वेंसी अंदर जाके अपना काम करेगी, वही फ्रीक्वेंसी अंदर जाके इस ऑसिलेशन को करवाएगी जो फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सर्किट्स को हम एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं, और ऐसे सर्किट्स अपना काम अच्छी तरीके से तभी कर पाते हैं जब ये जो आपका LC ऑसिलेशंस हो रहे थे, इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा सर्किट में, तो ये कुल मिला के LCR सर्किट था। ये जो LCR सर्किट है उसकी जो रेजोनेंस होगी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो ये कह रहे हैं अंडर व्हाट कंडीशन द सर्किट बिकम मोर सिलेक्टिव, तो आप बोलोगे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी शार्पनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो और ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाएगा। ओके, और उसकी शार्पनेस और अच्छी कैसे होगी, तो आप लिख सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर जो होता है ωr अपॉन ω2 माइनस ω1, आप कहेंगे कि ये चीज़ जो है वो कम हो तो ये चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। और ये चीज़ होती क्या है, इसको बैंडविड्थ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ कम से कम होगी तो क्वालिटी उतनी अच्छी से अच्छी होगी, सिलेक्टिव हो जाएगा सर्किट आपका, बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करेगा फ्रीक्वेंसीज को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V = V0 sin ωt। हम 5 नंबर के सवाल लगा रहे हैं, और CBSE बोर्ड में 5 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर डेरिवेशंस आते हैं। 2.5 नंबर का उसमें डेरिवेशन होता है और 2.5 नंबर का उसमें सवाल अटैच होता है, या 3 नंबर का डेरिवेशन होता है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल उसी डेरिवेशन से अटैच होता है, उसी डेरिवेशन से मिलता जुलता न्यूमेरिकल। एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V = V0 sin ωt कनेक्टेड अक्रॉस ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर। एक वोल्टेज को V = V0 sin ωt को LCR के साथ लगा दिया है। क्या पूछ रहे हैं, यूज द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम को यूज करते हुए आप उसका इम्पीडेंस निकालिए। इम्पीडेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फेजर डायग्राम जब आप LCR का बनाएंगे तो आप दुविधा में फंस जाएंगे कि EL बड़ा बनाएं या EC बड़ा बनाएं, तो उस समय ध्यान रखिए कोई भी एक चीज़ सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और मेरा तो मानना यही है कि आप EL = EC बनाइए तो आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, आप अच्छे से उस फेजर्स को समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ जो क्वेश्चन अटैच है वो देखिए, ये तो डेरिवेशन था। क्वेश्चन है वो ये है, एक कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस, बहुत बढ़िया, अननोन कैपेसिटेंस एंड रजिस्टर ऑफ 100 ओम एंड इंडक्टर ऑफ 4/π² हेनरी इन सीरीज विद 200 वोल्ट, इन सीरीज विद 200 वोल्ट, 50 हर्ट्ज AC सोर्स। 200 वोल्ट जो है वो RMS वैल्यू दिया गया है, क्योंकि वो एम्पलीट्यूड नहीं बोला है, उसमें बोल दिया है इस कनेक्टेड टू ए AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, तो वो एम्पलीट्यूड नहीं है, वो RMS वैल्यू है। AC अगर 200 वोल्ट की है तो वो RMS वैल्यू ही दिया गया होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, क्योंकि AC चेंज होती रहती है और ये कांस्टेंट वैल्यू दी गई तो वो RMS होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कब, when the current is in phase with the voltage, जब करंट और वोल्टेज सेम फेज पे हो उस समय आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। अब करंट और वोल्टेज ऐसे सर्किट में कब सेम फेज पे होता है, ये तो LCR सर्किट है, रेजोनेंस कंडीशन में, तो उस समय आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसी फ्रीक्वेंसी को आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट करना है। तो अगर ये सर्किट रेजोनेंस सर्किट है तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1/2π√LC के बराबर, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में ही फ्रीक्वेंसी निकाली गई है। तो 50 = लिख देंगे 1/2π√L की वैल्यू बताइए 4/π² C। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो आप स्क्वायर कर देंगे तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500
1/4 पाई स्क्वायर 4/pi² c, पाई स्क्वायर कट जाएगा तो 2500 इज इक्वल टू 1/16c, और यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, c की वैल्यू निकाल लेंगे, उस कैपेसिटेंस की वैल्यू जिसके लिए ये सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में होगा। और यह बोल दिया गया है कि सर्किट में करंट वोल्टेज सेम फेज पे होना चाहिए, उस समय कैपेसिटेंस निकालो। तो करंट और वोल्टेज सेम फेज पे मतलब रेजोनेंस ही आपको बनाना था। तो इस तरीके से आप कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कल के लेक्चर में भी हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली थी और वो इसी तरीके से निकाली थी। ठीक है, काफ़ी अच्छी, बार बार रिपीट होते हैं ये सवाल, तो इनको एक बार अच्छे से लगा लेना है। केवल सुनना नहीं है इन लेक्चर्स को, इनसे कुछ सीखना भी है। जो सवाल है कम से कम जितने सवाल लगवा रहे हैं उतने सवाल तो आप लगा ही लीजिए। ठीक है, आज इसी का चौथा दिन है। ओके, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, इसका अगला सवाल क्या है, 54वां क्वेश्चन। ओह, मैंने क्वेश्चन नंबर बोल दिया। हाँ बिल्कुल, हम 54वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसके बाद 1-2 क्वेश्चंस और बचे हैं, फिर हमारे ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। अभी तक जो 4 दिन तक हमने क्वेश्चन लगाए हैं, जो 4 लेक्चर्स लास्ट वाले डाले हैं, उसमें केवल LCR, प्योर L, प्योर C, प्योर R इनके सवाल लगाए हैं, AC सर्किट्स के सवाल लगाए हैं, और रेजोनेंस के तो बहुत सारे सवाल देख लिए हमने, किस किस प्रकार से रेजोनेंस के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, C की वैल्यू पूछ लेते हैं, अननोन C होता है तो C लगा होता है तो पूछ लेते हैं एडिशनल C कितना लगाएं। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देखिए, शुरुआत से सरल तरीके से कठिन तरीके तक गए हैं सवालों के। चलिए, हर प्रकार के सवाल मौजूद होंगे। अगला सवाल देखिए, ए सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू AC सोर्स। बहुत बढ़िया। ड्रॉ सुटेबल फेजर डायग्राम। तो देख रहे हैं 5 नंबर के जितने भी सवाल हमने पढ़े हैं सभी में फेजर डायग्राम से आपसे इंपीडेंस पूछ रहे हैं कि फेजर डायग्राम बनाओ और इंपीडेंस को डराइव करके निकाल के सामने लाओ। ये LCR सर्किट जो पूछ रहे हैं, ड्रॉ सुटेबल फेजर डायग्राम टू डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर करंट, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर करंट का एक्सप्रेशन निकालना है। इस बार लैंग्वेज चेंज कर दी। तो देखिए LCR वोल्टेज बनाइए, ठीक है, इधर L लिख दीजिए, C लिख दीजिए, R लिख दीजिए। हम इसका फेजर डायग्राम बना रहे हैं, जल्दी से बना रहे हैं। ठीक है, ER और ये हो जाएगा EL माइनस EC, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और ये हो गया टोटल वोल्टेज जिसका फेस ओमेगा टी है, ये है टोटल करंट, और ये है फेस डिफरेंस फाई। इस ट्रायंगल को देखेंगे तो आपको क्या लिखोगे, ये जो टोटल वोल्टेज है E विच इज इक्वल टू E स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर EL माइनस EC का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर ER का स्क्वायर। ओके, जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो फाइनली आप पहुंच जाएंगे I इज इक्वल टू I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यही है आपका करंट, यही है आपका करंट। उसमें कहा है कि करंट को फाइंड कीजिए, तो ये जो हमने फाइंड किया है वो क्या फाइंड किया है, करंट ही फाइंड किया है। और कहाँ से फाइंड किया है, फेजर डायग्राम से पाइथागोरस को सॉल्व करके फाइंड किया है। तो ये डेरिवेशन आपको आता होगा, आई होप। इसको मैंने पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करा है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और जितने भी क्वेश्चंस आपको लगवाए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से लगाते जाइए। ठीक है, आई थिंक एक क्लास और हमारी बनेगी कम से कम AC के ऊपर। उसके बाद हमारे जो 5 लेक्चर्स हैं लगातार AC के न्यूमेरिकल्स के कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम अगले चैप्टर पे पहुंचेंगे जिसमें हम अगले चैप्टर के सवाल देखेंगे कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में CBSE के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, ओके। मैं जब ये सामने क्लास चलती है तो मैं इन सभी क्वेश्चंस को अपने हाथों से बोर्ड पे लगवाता हूँ बच्चों के सामने, और बच्चे उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं, और यही कारण है कि बच्चों का रिजल्ट बहुत बेहतरीन आता है। ठीक है, बिल्कुल। तो आप भी इनको लगाइए और इनसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठाइए। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।